अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। पंजाब में दरियाई सैलाब अपनी तबाहकारियां फैलाने के बाद अब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब कल रात से सिंध में दाखिल हो जाएगा। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक ये सैलाबी रेला 8 से 11 लाख क्यूसेक का होगा, यानी कि पंजाब के बाद सिंध की आबादी को भी शदीद खतरात लाहक होंगे। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद इस मानसून स्पेल की वजह से पंजाब में अब तक कुल 216 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। गो के इस सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत काफ़ी हम देख रहे हैं कि मुतहरिक नजर आ रही है। दादोशुमार के मुताबिक दरियाए चिनाब में सैलाब से 16 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जिनमें से 3,44,000 अफराद को बजरिया कश्ती महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए चिनाब के मुतासरा अफराद के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 151 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें 4,226 लोग मुकीम हैं, जबकि 141 मेडिकल कैंप्स में भी हम देख रहे हैं कि साथ साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से लोगों के माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए भी खातिर खा इंतजाम देखने में सामने आ रहे हैं। दरिया के किनारों से 2,31,000 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसी तरह दरियाए रावी में 3,26,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जिनमें से 2,83,000 अफराद जबकि 2,13,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियाए सतलज में 3,73,000 अफराद मुतासर हुए हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर 2,200 से 2,500 के करीब देहात इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाए सतलज पर एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है, जिसके बाइस एक बार फिर दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत है। दरियाए सतलज में इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी के बहाव का इखराज हो रहा है। बकौल चेयरमैन एनडीए में आने वाला वक्त हमारे लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। मुस्तकबिल में हर 2 माह बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें विंटर हैजर्ड्स, अर्ली हीट वेव, फॉरेस्ट फायर्स और फिर एक और तबाहकुन मानसून का स्पेल जो है वो हमें फेस करना पड़ सकता है। हर आने वाले साल में जो शिद्दत है वो कहते हैं कि उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। जहां एक जानिब हुकूमतें तबाहकारियों से निपटने के लिए इकदामात में सरगर्म है, वहीं अफसोस की इस घड़ी में लोगों की जानिब से हुकूमती अरकान के मखसूस सफरी इंतजामात के बायस अवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या खुद को अवामी नुमाइंदा कहने वाले हुक्मरान ऐसी सूरत हाल में अपना प्रोटोकॉल अवाम के लिए तर्क नहीं कर सकते? और ये सवाल मैं इसलिए करी हूँ कि ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इससे बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और जो बहुत अच्छे इंतजामात भी हुकूमत की तरफ से किए गए, उनके रास्ते में हम देख रहे हैं कि खुद यही प्रोटोकॉल जो है वो फिर उस रास्ते में हाइल हो जाता है, और उन इंतजामात का जो एक फाइनल बेनिफिट है वो नहीं पहुंचता लोगों तक। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन के मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शुमाइला राना साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद अली बुखारी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं शुमाइला आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। मैंने जैसे बताया कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी नेचुरल क्लैमिटी है, अच्छे इक़दामात भी हैं, मैंने वो गिनवाई भी हैं जो जितना हम इतने महदूद वक्त में कर सके, लेकिन फिर भी एक जो शिकायत देखने में सामने आ रही है वो ये है कि आई अंडरस्टैंड कि वो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम साहिबा, वो ग्राउंड पर जाकर चीज़ों को खुद देखना चाह रही हैं, उसका जायज़ा लेना चाह रही हैं, लेकिन अगर उनका प्रोटोकॉल हर्डल बन रहा है उन्हीं इंतजामात के रास्ते में वो जो कर रही हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि या तो दौरा ख़त्म कर दें या प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें? एक काम करें, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल की वजह से आज 2,000 घरानों को खाना नहीं पहुंच सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यशमीन। देखिए, यहाँ पे जो कुदरती आफत आई है उसमें कोई भी हुकूमत जो है वो अगर वो अवामी हुकूमत है तो वो कभी भी चैन से बैठ नहीं सकती जब तक कि अवाम को रिलीफ ना मिले। अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा, चूँकि वो फर्स्ट खातून वज़ीर आला हैं और जिस खुश उसलूबी के साथ उन्होंने तमाम मामलात को और हर चीज़ के अंदर उन्होंने एक शफाफियत के साथ और एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो हुकूमत को रन कर रही हैं, उसमें अगर वो अपनी इस आवाम को इस दुख, दर्द और तकलीफ़ की घड़ी में अगर वो तन्हा छोड़ दें तो फिर भी लोग ये कहेंगे कि जी वो तो बाहर ही नहीं निकली। नहीं, देखिए ना, मैंने तो इंतजामात की तारीफ की ना, मेरा ख्याल है कि अगर खाली मूवमेंट से फोकस करें। भी लगे हैं। आपने अभी कहा कि यहाँ तो एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है ना। उन्होंने तो माल मवेशियों को भी जो है वो बाहिफाजत मुकामात पे पहुंचाया। अदरवाइज तो तमाम, आप पिछली गवर्नमेंट में देखें जब ये सैलाब आया था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है और बहुत बड़ी सतह पे तबाहकारी हुई थी, तो वहाँ तो मेरा ख्याल है इंसानी जानें भी जिसे कहते हैं वो पानी में बह गई थी और जानवर तो बहुत दूर की बात है। तो हमने इसको
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि पंजाब हुकूमत की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी जिससे नुकसानात कम हुए हैं। लेकिन आप मेरा सवाल नहीं समझी, सवाल फिर भी मैं यही कर रही हूँ कि लोगों में जाना, फोटो ऑप करना, मीडिया ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीज़ों को बनाना, वहाँ जाके वीडियोस बनाना, अच्छा रिलीफ पैकेजेस के ऊपर इस मुश्किल घड़ी के अंदर भी अपनी तस्वीर मेक श्योर करना कि लग जाए कुछ चीज़ें, दे आर नॉट सिटिंग राइट। ये किसने कहा कि रिलीफ पैकेज पे मेक श्योर कर रही है कि जी मेरी तस्वीर लगे? नहीं लगी है, लेकिन ये उन्होंने तो नहीं कहा ना। अब ये हिदायत चीफ मिनिस्टर की तरफ से तो ये हिदायत नहीं है, कोई खुद खुश कर रहा है उनको। नहीं क्यों खुद खुश करने वाली बात नहीं है, जाहिर सी बात है जब वो एक वजीर आला हैं, वो जो उनके पास सूबे का सबसे बड़ा ओहदा है और वो ऑपरेट कर रही हैं, और वो कोई उस्मान बुज़दार की तरह की वजीर आला थोड़ी है, तो अगर उनकी तस्वीर भी लग रही है तो मेरा ख्याल है कोई इतनी बुरी बात नहीं है, और ये लगनी भी चाहिए। जो बंदा काम करता है वो उसकी तस्वीर भी लगे, उसका काम भी बोलना चाहिए। सवाल का फिर भी जवाब, लेकिन 2000 घरानों को खाना नहीं मिला क्योंकि प्रोटोकॉल था मैडम का। नहीं प्रोटोकॉल क्या था? सिक्योरिटी जो थी, देखिए प्रोटोकॉल तो वजीर आला का, वजीर आजम का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, एक चीफ ऑफ कंटेस्ट नहीं कर रही मैं, सिर्फ चीफ जस्टिस का भी है, में फिर ऐसी जगहों पर तो कैसे जाएं? ना जाएं, क्यों ना जाएं? आवाम की जो इतनी अच्छे इकदाम कर रही है, इसके फवायद लोगों तक पहुंचने दें, पीछे बैठ के काम करें। मैं तो वो तो मॉनिटरिंग के लिए जाती है ना, कि आया कि उन लोगों को वो इकदाम जो उन्होंने किए हैं वो अवाम तक उसकी वो पहुंच रहे हैं या नहीं। और इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो हैं उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमारी क़यादत ने हमेशा अपनी आवाम का साथ दिया है, चाहे वो मुश्किल में हो या जब भी हो। हमारी आवाम दोस्त पॉलिसी ने और लोगों के दिलों में हमारा घर किया हुआ है। हम ये नहीं है कि यहाँ पे अगर सुनामी आ गया, अगर सैलाब आ गया और यहाँ आपकी कोई ऐसी वबाई इमराज फूट पड़ी तो हम उसके ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाएं। हम वो वाली क़यादत नहीं है। अब देखिए ये बहस कहीं और चली जाएगी। वैसे वो भी मरी आके लैंड की थी, अभी जापान से आई थी, पहाड़ पे ही पहुंची थी। मैं जरा बुखारी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आपकी क़यादत की तरफ से तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। मैं बल्कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू किया वो डिस्कस करती हूँ आपसे। जरा बुखारी साहब से पहले उनका टेक ले लूं कि सर एक आफत के बाद दूसरी आफत हम देख रहे हैं। केपीके में पहले हमने देखा सिलसिला पंजाब, अब सिंध जो है वो है उसमें अलर्ट हो गया और वो एट स्टेक है, एट थ्रेट है। किस तरीके से देख रहे हैं? एक सिलसिला है कुदरती आफात का। चेयरमैन एनडीए में कहते हैं कि जी हमें मजीद तैयार होना चाहिए, सारा कुछ मजीद अग्रेसिव होकर हमें आने वाले सालों में नजर आएगा। तैयारी और फोकस उसकी कमी भी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट करने की कैपेसिटी की कमी भी दिखाई देती है, और साथ में ये मामला भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका। यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। अब हमें बड़ा सीरियस नोट पे बड़े पॉजिटिव चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। ये खुद नमाई, सेल्फ प्रोजेक्शन, तस्वीरों से बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज ये दरी की दरी रह जाएंगी। कैसे? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास सारे के सारे मेजरमेंट्स जितनी भी थी मौजूद थी। हमें पता था थ्रू NDMA के बारिश होनी है, इस दफ़ा ज़्यादा होनी है, 22% ज़्यादा होगी। ये 2 महीने पहले बता दिया। हमें यह भी पता था कि श्रीनगर में कितनी बारिश होगी, इंडिया में कितनी बारिश होगी, उन्होंने पानी छोड़ना है। अभी मजीद ये चीज़ें जो हैं हमें सारी की सारी पता थी। देखें 2-3 चीज़ों का मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुदरती आफत है, आप इसको रोक नहीं सकते। हाँ, इसके मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे? 2 साल कबल सैलाब आया, यही गवर्नमेंट थी। आज इंटरनेशनली मीडिया में बैठ के कहते हैं उन्होंने 2 साल पहले का कोई सबक नहीं सीखा, ओपनली। 2010 में सैलाब आया, यही गवर्नमेंट्स थी, ठीक है। उसका आज तक हमने क्या किया? नंबर 1, इंडिया ने तो पानी छोड़ना ही था ना, अल्टीमेटली कोई खुशी से तो नहीं छोड़ा। उन्होंने तो जो उनका जायद हो गया उन्होंने छोड़ना है। अभी फिर सुतलज में नहीं, पहले तो शरारत करते, लेकिन अब तो वो खुद भी जाहिर है उजाद में है उसकी, बिल्कुल। 1955 में सुतलज में इस लेवल का सैलाब आया था। 1955 में, उस टाइम ये क्लाउड ब्रस्ट का कोई कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता था। आपकी 2-3 चीजें तो आपको जो है वो हंगामी बुनियाद पे करनी पड़ेगी। मैं आज आपके प्रोग्राम में ये पूछ सकता हूँ कि क्या हमारे पास कोई कंक्रीट रेजिडेंस मौजूद है? किसी के लिए खेमा बस्तियों का बना लगा लेते हैं। क्या हमारे पास कंक्रीट रेजिडेंस मौजूद है? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास मोबाइल हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं? जवाब है नहीं। आपके पास क्या? मैं आपको पंजाब में जी मैं आ रहा हूँ ना, मैं बात। हाँ चलिए, मैं वैसे साथ मैं पंजाब को लेकर चलूंगा। मैं जी 60% आबादी है पंजाब में। क्या आपके पास मोबाइल किचन फूड हैं? जवाब है नहीं। लेकिन बड़ा अच्छा इंतजाम था। देखिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए मुखालफिन को। ये इंतजाम के ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो चीज सही होगी, हम उस तरह के लोग ही नहीं है कि किसी की अच्छी चीज को क्रिटिसाइज कर दे। जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, गलत चीज है वो गलत चीज है। हमें सबको मिलके चलना चाहिए ना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। तीसरी चीज आ गई आपकी, क्या आपके पास शेल्टर्स के लिए कोई माकूल बंदोबस्त है? रेगुलरली हो रही है चीजें। नेक्स्ट टाइम 30% ज्यादा बारिश होगी, कर दी NDMA। अब NDMA की कुछ अपनी लवाजमात है।
कुछ उनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। एनडीए में महकमा मौसमियात नहीं है कि आप इन्फॉर्म कर दें बहुत बारिश होगी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं। जो भी बाहर से डेलीगेशन आता है वहां जाता है, प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते वहां पर जाता है, जाके होके आते हैं। आपके पास हैवी बजट मौजूद है। भाई साहब बात करते थोड़ी सी गुजारिश मेरी भी सुन ले। देखें बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर था। एनडीए में की बात करें, मैं कहती हूँ 11, 22 की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की इंतजामिया की बात करें, सर अच्छा नहीं, अच्छा काम करना एक साइड पे है। अच्छा काम, फॉर एग्जाम्पल मुझे यास्मीन मैं पूछता हूँ, सैलाब आ गया, हमें पता है सैलाब आना है, हमने लोगों को निकालना, पानी आ गया, लोगों को पहले भी निकाला जा सकता था, अच्छा इंतजाम और बेहतर हो सकता था। अच्छा पानी आ गया, मैं तो आई वुड लाइक पॉजिटिव पॉलिटिकल कल्चर थोड़ा प्रमोट करें। क्या आपको लगता है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, और वो भी इन कंपैरिजन विद योर चीफ मिनिस्टर? सर वो कहां थे जब केपी के में सब कुछ हुआ? मैं आपको बताता हूं, केपी, जीबी और आपके एजेके, यहां पर इस तरह सैलाब नहीं आया। वहां पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ, पूरे पूरे पहाड़ आए, पानी आया, दरख्त आए, सारी चीजें आई। जैसे भी सैलाब है वो सुन ले, ठीक है। यहाँ पर सैलाब जब आया, आपको टाइम लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि आ रहा है, सिंध वालों को पता है कि 2 दिन बाद आएगा। 10 लाख क्यूसेक आएगा। लेकिन बुनेर के लोग अभी भी जो है ना वो रिलीफ का और मदद का और एड का इंतजार कर रहे हैं। रिलीफ पैकेजेस वहां पहुंच गए हैं, उनको पेमेंट्स भी हो गई हैं, क्योंकि सारी डाइवर्शन मीडिया की इस साइड पे आ गई, होनी भी चाहिए। बहुत बड़ा यहाँ पर सैलाब चल रहा है, तो वहां पर जाके देखें। मैं खुद अपने सीएम को मिल के आया हूँ, मैं खुद, जो हमारे चेयरमैन गौर थे वो राही वहां रहे थे, ठीक है, जा रहे हैं। अब 2 चीजें, अब आपने कहा जी इंतजाम, क्या हम हर दफा यही करते रहेंगे कि वहां जाएंगे, जाके हम तस्वीरें खिंचाते रहेंगे, फोटो शूट करेंगे, या हम जाके इसके आगे प्रैक्टिकली भी कुछ करेंगे? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं उस पे बात करते हैं। हम जो आबादियां बनाई गई हैं उनको हम साइड पे करेंगे। क्या चनाब के इर्द गिर्द जो आबादियां बनी हैं, जो रिवर बैंक, देखिए रिवर बाहर निकल जाए और बात है, अगर रिवर बैंक के अंदर हम आ जाए, 2019 ये मामला तो क्रॉस रूडा से किसने मंजूरी कराई थी? रूडा पे आ जाए, रूडा से ब्रेक के बाद आ जाए, ये जनाब के गिर्द जो आबादकारी है, नहीं मुझे ब्रेक, नहीं एक मिनट चाहते हैं, रूडा पे आ जाते हैं जरा। मैं पहले कहता हूं, रूडा के आज तक कितनी कंस्ट्रक्शन हुई? अभी तक तो लैंड एक्विजिशन नहीं। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने हमें बताया कि रावी सीवरेज का नाला है, तो कुछ भी बना सकते हैं। मुझे रूडा के ऊपर बता दें कि आज तक कंस्ट्रक्शन कितनी। चले मैं एक ब्रेक लेती हूं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। उसके बाद दरियाए सवात, उसके बैंक्स की, तो फिर क्रॉस द बोर्ड ये एक मसला है, तजावुजात का भी और भी इशूज का भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे बात हो रही है जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से, बहुत सारे इशूज़ पे भी हम बात करते हैं। शुमाइरा साहबा, मैंने बल्कि ब्रेक पे जाने से पहले कहा भी था कि मैं बात करूँगी जो कुछ आपकी अपनी सीनियर लीडरशिप बात करी है। डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी जमात के तो बहुत ही सीनियर मेंबर हैं ख्वाजा आसिफ साहब। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, वो जिस किस्म की धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं और अपने इलाके में कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम और जिस तरह से चीज़ों को मिसमैनेज किया उसके इल्ज़ाम, और किसी पॉइंट पर एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि नहीं मैं मानता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर इस तरह के मुल्क में जहाँ पे जो लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं, वजारतों में बैठे हुए हैं और आज से नहीं सालों से बैठे हुए हैं, वो अगर इस तरह की गलत किस्म की कंस्ट्रक्शन को, तजावुजात को, इंक्रोचमेंट्स को नहीं रुकवा सकते तो फिर कौन रुकवा सकता है? देखिए ये तो ख्वाजा आसिफ साहब का एक मौक़िफ़ है और ये अगर आप उनसे ही इसको सियालकोट सारा डूब गया जी, पंजाब में आता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो इतने कमज़ोर सियासतदान हैं नहीं कि इंतजामिया जो है वो उनकी बात ना सुने। आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, बात ख्वाजा आसिफ की स्पेसिफिक केस की नहीं है, बात मैं आपको इस एक ओवरऑल एक इशू की बता रही हूँ कि जहाँ पर भी तजावुजात का मसला है, जहाँ पर भी गलत हाउसिंग सोसाइटीज़ का मसला है, वहाँ पे यही इसी तरह के पावरफुल माफिया तो है, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। ये जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं और लैंड माफिया, ये तो एक उसके खिलाफ तो हम जंग लड़ रहे हैं। और जब मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस वक्त भी उन्होंने सबसे बड़ी रुकावट ही वही थे इनकी राह में, और अब चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी बैन किया। वो हुकूमत से, आप लोगों से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से सबसे बड़े हैं, डिफेंस मिनिस्टर से बड़े नहीं बने, तो बड़े तो नहीं है लेकिन उनको भी कानून के ताबे किया गया है। और मेरा ख्याल है कि अब वो जो एक राज था ना इनका, वो गुंडागर्दी वाला जिसे कहते हैं, वो तो ख़त्म शहबाज साहब के दौर में ही हो गया था। लेकिन अब मजीद भी इसके ऊपर काम करने की जो है वो ज़रूरत है। सारे रावी के साइट्स के ऊपर जी प्लॉटिंग करके सोसाइटीज़ बन गई हैं। अब तो जिसके पास कोई 4 कनाल हैं वो सबसे ज़्यादा काम ही यही करता है, छोटे छोटे हाउसिंग सोसाइटी बनाता है। लेकिन हमारे तो देखें जी, ये काम जो है ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रूडा का है,
बेसिकली मैं लैंड ग्रैबर भी नहीं हूँ और लैंड से मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। मैं तो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। तो इसके ऊपर अगर ये देखा जाए कि सोसाइटीज़ की तो भरमार पड़ी हुई है और इसके एवज जो शहरियों को कुछ लोग लूट मार भी कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब उनकी लूट मार का जो बाज़ार है वो भी इंशाल्लाह ताला वो जो गर्म बाज़ार था उसको भी ठंडा कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर अभी रिसेंटली जो वफाकी हुकूमत ने नेशनल असम्बली ने एक एक्ट भी पास किया है, तो ये बहुत सी उनकी राह में रुकावटें इंशाल्लाह आएंगी। अब इतना आसान नहीं होगा कि अपनी सोसाइटी बनाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाए। ये एक माफिया है, इसके ऊपर अभी भी काम करना। अच्छा रूडा की, क्योंकि आप भी बात करते हो बुखारी साहब ब्रेक पे जाने से पहले, और आपने कहा कि उसके रोल के ऊपर बात होनी चाहिए। अब ये जो बात करी है ख्वाजा आसिफ साहब ने, बल्कि अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह की अब हो गई हैं इंक्रोचमेंट्स या सोसाइटीज़, तो फिर जब इस तरह के कामों में वो कहते हैं इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ये प्रोजेक्ट्स अब हम शेल्फ करेंगे। आप उम्मीद रखें कि अब इतना ये जो हमने डिजास्टर फेस किया उसके बाद कुछ बेहतरी आएगी इन मामलों के अंदर? यशफी, ऑनेस्टली स्पीकिंग बात किया, 2010 में भी बहुत बड़ा सैलाब आया था पाकिस्तान में, और 2010 के सैलाब में मैं एक फीचर पढ़ा था कि जो पाकिस्तान का बजट है ना, उससे डबल प्राइस का पानी हमने स्वीट वाटर समुद्र में फेंका। क्या सीखा पिछले हमने 15 सालों में? 18th अमेंडमेंट भी आ गई, सब कुछ हो गया, अमेंडमेंट भी आ गए। देखें और बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, खाली एक डैम नहीं आता। पानी दुनिया की एक सोर्स है और रिसोर्स दोनों चीजें हैं। इसको दुनिया में हर जगह ये यूटिलाइज किया जाता है। जी बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स का पानी हम जाया करते हैं। 50 साल में हमने डैम नहीं बनाया जो हमारे दौर में स्टार्ट हुए, जो 26 में पूरा होना था, बजटिंग ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। सर लेकिन अभी आपने जो टेन्योर गिनाया ना 2010 ऑनवर्ड, उसमें 3-3.5 साल के लिए आप भी आए ना सर, कागज के ऊपर कुछ किया, वक्त कम था, मैं वो मानती बात नहीं है। देखें मोहम्मद डैम हो या दासू डैम हो या जितने और डैम्स हो, इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट में बड़ा काम हुआ और खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसको जाके फॉलो किया। आप हमारा 3 साल का मुवाजना 35 साल के लोगों के साथ कर रही हैं, तो कम से कम 35 साल लोगों को नहीं ना। देखिए मैंने इसीलिए सवाल किया कि क्या कागज के ऊपर किया? डैम्स की सबसे बड़े हामी जो है ना वो हम लोग खुद हैं। डैम्स बनने चाहिए। मरियम साहिबा ने कहा कि साहब ने भी कहा है एक चीज बड़े आपको ये तो खैर प्रूव है कैटेगोरिकली, 80 से लेके 88 तक मियां साहब वाज सीएम एंड द मिनिस्टर। उसके बाद 3 दफा उनका भाई सीएम रह चुका, ठीक है। जब बेनजीर भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये सीएम पंजाब थे। तो केपी में थर्ड टाइम गवर्नमेंट आपकी भी आ गई है। केपी में 3 दफा रहे, एक दफा सेंटर में चले पूरी नहीं किया। केपी में 3 दफा रहे, तो केपी में काम भी हो रहा है ना सर। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कितनी हो रही है, जो पानी आया उसके साथ दरख्त तो लकड़ियां ज्यादा आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सबसे बड़ा मंसूबा दुनिया का जो है वो बिलियन ट्री आया। जो खान साहब ने भी पूछ लिया कि मुझे बताएं वो कहां पहुंचा। और उसके ऊपर आपको पता है कि आज भी इंग्लैंड के अंदर उसको एज अ लेसन पढ़ाया जा रहा है। अगर वो इतना ही ज्यादा फ्लॉप प्रोजेक्ट होता तो दुनिया कभी ये ना कहती कि यहाँ पर तो चीजें मैनेज हो जाती है ना, बाहर से मैनेज नहीं होती। वो आप बताते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। इनिशिएटिव तो लिया ना, इनिशिएटिव और किसने लिया? ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव किसने लिया? हमने ही लिया ना। क्लीन पाकिस्तान इनिशिएटिव किसने लिया? हमने लिया। ये चीजें तो उसकी आ गई थी। लेकिन रिजॉल्व का इजहार तो कर रही है चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो कह रही है कि मैं स्टार्टिंग टुडे मैं डैम्स पे भी काम करूंगी। प्राइम मिनिस्टर सीएम पंजाब कर रही है, सीएम पंजाब के वालिद साहब भी सीएम रह चुके हैं, सीएम पंजाब के जो चाचा हैं वो आज भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पीडीएम में भी बैठे हुए हैं। यार खुदा का खौफ करें, दूसरी नस्ल आ गई आपकी, दूसरी नस्ल आ गई। इस 2 नस्लों में डैम इन्होंने कोई नहीं बनाया। मोटरवेज बना दी, सब कुछ बना दिया, कर्जा ले लिया, ऑरेंज ट्रेन बन गई, ये हो गया वो हो गया। रेलवे ट्रैक आज तक डबल नहीं हो सका। खुशी हुई है कि जो माना है कि पीएमएलएन ने ये काम किया। मोटरवेज तो बनाई है ना जी, वो कैसे डिनाई कर सकते हैं? अच्छा उसका अगला जुमला भी सुनने की काम। देखिए मैं इमरान खान साहब थे। मैं निहायत अदब के साथ अपनी बहन से गुजारिश है कि मैं तो इनकी बात तो इंटरप्ट करता नहीं। अब मैं ये भी बता दूंगा इनको कि सोर्स कहाँ से आया था, कितना ज्यादा उसके पैसे देने पड़े। आज के दौर में ना पोजीशन ये है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा सैलाब से मुतासर हुए। बेशक इसमें तो कोई ठीक है। अब अवामी लोग हमारी तरह के तो अवाम में जाते हैं विदाउट प्रोटोकॉल, क्योंकि अवाम के लोग होते हैं। 17 सीटों वालों को तो फिर प्रोग्राम के साथ स्क्वाड लेके जाना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर पंजाब अकेली नहीं फिर रही, उनके साथ इतना कुछ होता है कि 2-2 हज़ार बंदों को खाना नहीं जा सकता इतने रास्ते। नहीं वो तो मैंने पूछ लिया ना सवाल। अच्छा मुझे इजाजत है, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाह रही हूँ ब्रेक पे जाने से पहले कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्योंकि अभी डैम की बात की है, साहिबा वो हैं जिनके घर से गरीबों को आम दिनों में भी खाना जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गए हैं? लेकिन वो जो बात
वो जो बात है थोड़ा सोल्यूशन पे बात करें। ये बात उनके नोटिस में हम भी लेकर आएंगे और आ भी गई होगी। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो वो किसी को स्पेयर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लेकिन वो एक रिजॉल्व जो शो कर रही है, वो कह रही है मैं आज से बैठ के डैम्स बनाने पे काम करूंगी। ये बहुत बड़ा मसला है जो बात अभी अली बुखारी साहब भी कर रहे थे। अगेन आपके अपने सीनियर लीडर है ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कहते हैं कि डैम्स हमेशा इस मुल्क में डिक्टेटर के दौर में ही बने क्योंकि उसके पास इख्तियार होता है, उसको पब्लिक विल की परवाह नहीं होती। हम तो नहीं बना सकते। तो सीधी बात है, डैम्स के रास्ते में जो हायल जो रुकावटें हैं, रुकावट कौन डालता है? वडेरे और जागीरदार। आम बंदा तो डैम्स की जिनकी जमीनें उसके अंदर आ जाएंगी उन्हीं को तकलीफ है ना ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो स्ट्रिक्ट लड़ लेंगे उनसे। अब लड़ना चाहिए। अब वक्त आ गया इंसानी जानों को, क्या वो गरीबों की जमीनें लेके सोसाइटी बनाने के लिए एक्ट आया या इस तरह के काम के लिए? अभी जी बिल्कुल, आप लोगों की जमीनें नहीं, लेकिन सोसाइटी वालों के रास्तों को रोकने के लिए कि वो इस तरह के कोई इक़दामात ना कर सके। मैं तो हैरान ये हो गया हूँ कि उस एक्ट से, मैंने तो वो गो थ्रू किया ना, मैंने तो उसको सारा देखा कि ये एक्ट जो है ये तो किसी की जमीन भी ले सकता है और बगैर बताए ले सकता है। सेक्शन 4 लगा सकता है। कोई बंदा बोलेगा तो वो एंटी टेररिस्ट कोड में उसको अंदर भेज देंगे। मकसद ये है कि किसी की जमीन देंगे, कोई रिबेट देंगे, कुछ पूछेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब जो बंदा आएगा ले लेगा। ऐसे तो मुंह उठा के गवर्नमेंट किसी की जमीन नहीं, जमीनें वैसे उठा के जमीनें एक्वायर बहुत हुई है वैसे। आप इस्लामाबाद में यकीन बैठी हैं, पिछले 40 साल से आपके सीडीए ने एक सेक्टर डेवलप नहीं किया। सारे गिरदोनुमा का जितना जोन 5 और 4 के इलाके थे सारे के सारे सब जोनिंग करके सोसाइटीज के पास है। चले, मेरे पास सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। किसी और नशिस्त में ये जो आप बात करें इस एक्ट पे तफसील से बात करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया शुमाइला राना साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। थोड़ा सा यही क्लाइमेट चेंज और ये सारा जो हम देख रहे हैं डिजास्टर के बाद एक डिजास्टर क्यों ट्रिगर हो रहा है, इसके सोल्यूशंस क्या है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि कुछ थोड़ा सा इस वक्त जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो जिस तरीके से आ रहे हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, और कुछ जो कुछ अभी पंजाब में हुआ एक बड़ी डिबेट भी है कुछ चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा सा उस पर भी हम कोशिश करेंगे कुछ क्लैरिटी हासिल करें। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साबिक मुशीर हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, मलिक अमीन असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर, क्योंकि जाहिर है आपका ताल्लुक जो है वो हुकूमत से रहा एक पॉइंट इन टाइम के ऊपर, और अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिबेट है अराउंड एक सिंगल पॉइंट के रूडा क्या है, उसके कयाम का मकसद क्या था, क्या जो कुछ अभी पंजाब में हुआ है बिलखुसूस रावी के बैंक्स के साथ, क्या उसकी वजह रूडा है या उनकी तरफ से होने वाली कोई वो है कोई गलत इकदाम है उनकी तरफ? थोड़ा सा अगर इसकी वजाहत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो रूडा का कॉन्सेप्ट है ये 2014 से शुरू हुआ है। इसके पहले 2014 में जब गवर्नमेंट थी, उसको PMLN की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया कि जो रावी के इर्द गिर्द का एरिया है इसमें डेवलपमेंट की जाए। ठीक है। और उसने वो माइन हार्ट के नाम से वो कंसल्टेंट था। फिर 2 साल बाद आई थिंक उसको उस कंसल्टेंट जो कि इंटरनेशनल फर्म थी को ब्लैकलिस्ट कर दिया LDA ने। और फिर एक डेवलपमेंट बैंक ने इस पे काम किया और उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक प्रपोजल बनाया जिसमें ये था कि इसमें एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाए, जो इकोलॉजिकल जोन है उसको, जहाँ पे रावी बहता रहा है, सदियों से बहता रहा है, उस सारे को प्रिजर्व किया जाए और उसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए। और उसके बफर जोन जो है उसके अंदर लिमिटेड डेवलपमेंट जो है वो की जाए और उसको भी ऑफसेट करके पीछे रख के उसको उस पर डेवलपमेंट इस तरह की जाए। तो जब हुकूमत आई, PT आएगी, तो वो दोबारा से जो ओरिजिनल प्रपोजल था वो पेश किया गया LDA की तरफ से। तो मुझे याद है उस वक्त मैं भी मशीर था, तो मैंने उस वक्त इस कॉन्सेप्ट की मुखालफत की, क्योंकि ये रूडा का कॉन्सेप्ट लग रहा था साहब के उसके अंदर 3-4 चीजें ऐसी थी जो कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी लग रही थी। वो उसमें ये था कि जी हम 2 पीछे बहुत बड़े बड़े बराज बना देंगे, उसके बाद यहाँ पर पता नहीं कितने मीलों तक जो है वो रिटेनिंग वॉल जो है वो बनाई जाएगी, फिर एक बहुत बड़ी झील बनाई जाएगी। तो वो लग रहा ऐसा रहा था कि ये कागजी कॉन्सेप्ट है और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा। और जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्होंने पहुंच जाना है प्लॉट बेचने के लिए, लोगों को उन्होंने बेवकूफ बना देना और फिर रावी जब कभी भी स्वेल करेगा तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी। तो उसी बेसिस पे इसकी मुखालफत की और फिर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट था उसको रिप्रेजेंट किया वहां पे। और वो साहब से भी कहा, खान साहब एक बड़े ग्रीन प्राइम मिनिस्टर थे, वो समझते थे इन बातों को। तो किया कि जी ये वो गलत चीज है, इसको आप नेशनल पार्क डिक्लेयर करें और लिमिट डेवलपमेंट की जाए।
लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मैं प्रिवेल नहीं कर सका, जो दूसरा ग्रुप था वो प्रिवेल कर गया, जिन्होंने कहानी दी थी वो अनफॉर्चुनेटली रूडा तो वो बन गया, लेकिन वो जो कहानी दी थी वो कहानी ही रह गई। आज कौन से आप देखेंगे इतना बड़ा सैलाब आ गया है, लेकिन ना तो यहाँ पे वो पीछे वो जो कह रहे थे कि 2 हम बना देंगे बहुत बड़े बराजेस, ना वो बराजेस हैं, ना ही रिटेनिंग वॉल जिसने इस पूरे सैलाब को चैनलाइज करना था वो है यहाँ पे मौजूद, ना ही वो झील है जहाँ पे पानी को डाइवर्ट करना था। लेकिन जो हुआ है वो ये बड़ा क्लियर है कि कुदरत ने अपना रास्ता खुद बनाया है और दरियाए रावी ने वो कब्जे जो हुकूमतें नहीं छुड़ा सकी बतदरीज, वो दरिया रावी ने आके अपना कब्जा छुड़वा लिया। बिल्कुल, दरिया रावी ने अपना फैसला, आपने बहुत अच्छा कहा कि दरिया रावी ने वाकई सर अपना कब्जा छुड़वा लिया। लेकिन ये जो आप बात करें ना कि रिटेनिंग वॉल बनानी थी, वो जो अब खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं जी कि जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, हमने इनको कहा था कि ये वॉल्स आपने खुद बनानी है, आपकी जिम्मेदारी है, जब तक हम डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं कर लेते, अगर आप उससे पहले अपनी सोसाइटीज जो है वो शुरू करेंगे या लॉन्च करेंगे। इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखते हैं? दूसरा सर, आपने कहा कि आप प्रिवेल नहीं कर सके उस वक्त, क्यों प्रिवेल नहीं कर सके? देखिए, उसमें मेरे ख्याल में खान साहब को जो 2 बातें की गई थी, एक तो ये था कि ही सॉ इट एज अ इकोनॉमिक क्विक फिक्स कि ये जल्दी से इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और उस वक्त इकोनॉमी को जरूरत भी थी। 3 कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए गए थे, एक ये था, एक बंडल आइलैंड था जो कि कराची में था, और तीसरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि लाहौर में था। इसमें मैंने सिर्फ CBD वाले को एंडोर्स किया था, और वो आप देख सकते हैं कि बन गया, क्योंकि वो वॉल्टन के एयरपोर्ट को की जमीन को लेकर वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, वो शहर के बीच में है और वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जो बंडल आइलैंड वाला था, उधर भी प्रॉब्लम ये थी कि वो मैंग्रोव के वहां पे फॉरेस्ट हैं और वो तबाह होने थे, लेकिन वहां पे फिर प्रोविंस और फेडरेशन की आपस में मसला बन गया, और फिर इवेंचुअली वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर करके वहां पे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तीसरा ये प्रोजेक्ट था रूडा वाला, और रूडा में ये जो मैंने आपको बताया कि जो कहानी पेश की जा रही थी वो ऑन पेपर तो लगती है कि बहुत अच्छी है, और इसमें एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स भी हैं, लाहौर को बचा भी लेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर आपने कोई नया लाहौर बनाना है तो आपको क्या जरूरी है कि आपने उसको रावी के पेट में जाके बनाना है? कहीं और आपके पास जमीन नहीं है यहाँ पे? कहीं भी आप उसको बना सकते थे। तो ये एक फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक इट वाज अ ट्रेजेडी व्हिच वाज वेटिंग टू हैपन। कई सालों से यहाँ पे रावी में सैलाब, पानी भी नहीं था यहाँ पे, सैलाब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज इंडिया ने जब बारिशें ज्यादा हुई तो उन्होंने पानी छोड़ा है और दरिया ने अपनी जगह बनाई है। दरियाओं के रास्ते हमेशा ये कॉन्सेप्ट है नेचर का कि वो दरियाओं के रास्ते ही रहते हैं, और दरिया टाइम पे आके उसको आप वापस ले लेते हैं, और ये अभी आज साबित हुआ है। आप जो बात करके डेवलपर कह रहे हैं जी कि रूडा ने दीवार बनानी थी, कह रहा है कि डेवलपर ने दीवार बनानी है, तो ये इस बहस के अंदर यहाँ पे अरबों रुपए की गेम हो गई है। लोगों ने प्लॉट बना के आगे भेज दिए हैं, लोग बेचारे फंसे हुए हैं जिनकी वहाँ पे घर बने हुए हैं या उनकी आबादी है जिन्होंने अपनी सारा जमा पूंजी लगा के उधर अपने आप को आबाद किया। मेन चीज इसकी अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये अप्रूव किया प्रोजेक्ट, इसकी एनवायरमेंटल असेसमेंट किसने अप्रूव की, किस बेसिस पे अप्रूव की, और जब अप्रूव उन्होंने कर दी और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरे किए बगैर यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो गई? बिल्कुल। बट द मेन इशू इज के ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आप दरिया के बीच में जाके नया लाहौर बनाएं। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि अभी आपने भारत की बात की, छोटा सा उसके ऊपर भी कमेंट कर लें, थोड़ा सा केपी के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि हेवियर मॉनसून्स, क्लाइमेट चेंज, ये सारे फैक्टर्स तो अपनी जगह पे हैं। भारत फैक्टर कितना स्ट्रांग है ये जो क्लाइमेटी जिसका अभी हम सामना कर रहे हैं उसके अंदर? क्योंकि भारतीय मीडिया हम देख रहे हैं सर एक दफा फिर से मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, वहाँ पे लोगों को बता रहा है कि देखिए जी हम बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को। अब उसके अंदर एक नेचुरल फैक्टर भी है क्योंकि वो खुद भी इस क्लाइमेटी का सामना कर रहे हैं, सो वो एक नेचुरल वाला साइड भी है, लेकिन क्या इसके अंदर कोई शरारत भी शामिल है? देखिए, वो शरारत तो हो सकती है। भारत उनको पता है कि यहाँ पे हमारे लोग आबादियां करके बैठे हुए हैं दरिया के अंदर, वो पानी छोड़ेंगे तो हमें उसका जानी और माली दोनों नुकसान होंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को दुरुस्त कर लें और दरियाओं के रास्ते रहने दें और उसके अंदर ये आबादियां ना की जाएं, तो फिर भारत जितना मर्जी पानी छोड़े, उसमें क्या हथियार वाली बात है? उनको फिर तो हमें मोदी को कहना चाहिए कि आप यहाँ पर ये दरियाओं की गुजरगाह है जो सदियों से है, आप बेशक
यहाँ पे 6 डैम खोल के पानी छोड़ दें। इसका तो फायदा हमें होगा, क्योंकि जब ये पानी गुजरता है तो ये ग्राउंड वाटर एक्वीफर को भी रिचार्ज करता है, उसके साथ साथ जो आपकी जमीन होती है उसके अंदर भी जरखेजी लेकर आता है ये पानी, क्योंकि ये सिल्ट से भरा हुआ पानी होता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो इसका हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि हम तो सोसाइटियां बना के बैठे होते दरिया के अंदर। अभी तो शुक्र है कि नया लाहौर वहां पे नहीं बस गया, उन्होंने और पानी छोड़ देना था और उसमें और तबाही होनी थी। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं केपीके वाला भी आपसे फिनोमेना अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, वहां जो कुछ हुआ उसको कैसे देख रहे हैं जी? केपीके में 2 इश्यूज जो थे वो बड़े एविडेंटली सामने आए हैं। हाँ। एक तो वहां पे मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई थी। हाँ। और वो डिफॉरेस्टेशन मुझे याद है 2014 से लेके 22 तक जब हमने टिम्बर माफिया को रोक के रखा था तो उनकी डिफॉरेस्टेशन रुक गई थी। आज आप सैटेलाइट इमेजरी के जरिए अगर उस जमाने को चेक करें, वो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक वेबसाइट है, वहां पे नजर आता है वो हिस्ट्री, उसमें डिफॉरेस्टेशन रुकी रही है उस जमाने में। लेकिन 2020 के बाद फिर वहां पर रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन हुई है PTM 1 में, और फिर अब PTI की गवर्नमेंट जिसने डिफॉरेस्टेशन पहले रोकी थी, आज जो PTI की गवर्नमेंट है उसने मैसिव डिफॉरेस्टेशन की है। इमरान खान का जो विजन था उससे भी हट गए हैं वो, और उसी को आपको ताजा कटी हुई लकड़ी वहां पर रेले के अंदर सामने आई है, वहां पर बोल्डर सामने आई हैं जो आपके आपने क्रश मशीनें लगाई हुई थी। तो वहां पर भी गलती तो हमारी है। बारिश का अगर ये रास्ता, अगर हम दरिया और उन नालों का रास्ता बंद ना करते तो ठीक है, बारिश ज्यादा हुई है वहां पर, लेकिन पानी ने ड्रेन आउट हो जाना था उसके अंदर। कोई जानी माली नुकसान उसमें नहीं होना था। लेकिन जब आप रास्ते के अंदर नेचर के खड़े होंगे और कुदरत को चैलेंज करेंगे इस तरह से, जिस तरह वहां पर KP में किया गया और यहाँ पर रावी में किया जा रहा है, तो फिर कुदरत का रास्ता खुद बना लेगी और ये जंग कुदरत ही जीतती है। सर, नेचुरल डिजास्टर्स ज्यादा होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, मोर सिवियर होंगे, ये बात हमें वजारतों से भी पता चल रही है, NDMA से भी पता चल रही है। चेयरमैन NDMA कह रहे हैं विंटर जो है वो हैजर्ड्स होंगे, हीट वेव्स होंगी, फॉरेस्ट फायर्स होंगी, मॉनसून ज्यादा सिवियर होगा। तैयारी, सॉल्यूशंस कोई अगर फौरन से कुछ बता सकें क्विकली हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है सर। नहीं, बिल्कुल तैयारी नहीं है, और मेरे ख्याल में हमें एक फौरी तौर पे क्लाइमेट इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, आपके प्रोग्राम के वजारत से। उसकी वजह यह है कि इसको हमें प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना है पाकिस्तान में। इसके लिए हमें पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है, और इसको हमें एक क्लाइमेट इमरजेंसी के तौर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह NDMA के वो फरमा रही है, ये सब चीजें प्रेडिक्टेड हैं और पाकिस्तान में तो हो चुकी है। यहाँ पर 4 महीने पहले क्या साली थी, 4 महीने पहले यहाँ पर हीट वेव आई थी बहुत बड़ी, हमारे फॉरेस्ट जो है उनमें आग लगी हुई थी। यही इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, और पाकिस्तान सिर्फ इस फ्लड से नहीं, इन तमाम इम्पैक्ट से मुतासर है। इसलिए हमें कंटिन्यूसली इसका मुकाबला करना है, और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इसके ऊपर एक कंटिन्यूड पॉलिटिकल फोकस रखें, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी हमें क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत से इस बात की अपील करेंगे कि ये अब जरूरी हो गया कि पाकिस्तान में एक क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए, क्योंकि हम ये सारे इशूज जो कि चेयरमैन NDMA कह रहे हैं उनसे ऑलरेडी नंबर आजमाएं, और ये मजीद जैसे वो भी कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में ज्यादा सिवियर हो जाएंगे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।